Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. Acceleration of a particle which is performing simple harmonic motion. इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम 10 MCQs सॉल्व करेंगे. Without wasting time, let us start one by one. First question, the variation of a acceleration A of the particle executing SHM with displacement x as shown in figure. ओके सो यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में रिलेशन क्या है सबसे पहले वो हमें समझना होगा क्योंकि इन दोनों में जो भी वेरिएशन होगा इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन रहेगा उसके रिलेटेड यहाँ पे चार ग्राफ्स दिए हैं तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वैरी होता है तो वो कौन सा ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा अगर जब भी किसी पार्टिकल का यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है अगर ये मीन पोजीशन है इफ दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन इफ दिस इज द नेगेटिव साइड एक्सट्रीम पोजीशन अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ओके टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यानी पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से इस साइड जाता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा. पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से इस साइड आता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव रहेगा. अब यहाँ पे एक देखने को मिला है कि जो भी एक्सेलेरेशन होता है पार्टिकल का जो भी एक्सेलेरेशन होता है पार्टिकल का सो दिस एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ओके लेकिन यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है. तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका जो भी एक्सेलरेशन होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. ओके अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा. अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा. तो इस केस में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन अपोजिट होंगे जो कि इस इक्वेशन से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है. अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखते हैं तो देखिए मुझे ये ग्राफ सही लग रहा है क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है. ओके अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है. सो दिस ग्राफ इज करेक्ट फ्रॉम. तो ये ग्राफ इसके लिए फिट बैठता है एसएचएम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इफ अ होल इज बोर्ड along the diameter of the earth and a stone is dropped into hole. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट अर्थ. हम क्या कर रहे हैं अर्थ के यहां से बोर करना स्टार्ट कर रहे हैं. एक होल करेंगे ओके अलोंग द डायमीटर. वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा बाहर. ओके सो अगर इस होल में से अगर हम किसी स्टोन को ड्रॉप कर देते हैं क्या होगा. ओके सो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है वो हम देखेंगे. सो ऑप्शंस क्या दिए हैं सबसे पहले वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन है द स्टोन रीचेस द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप हियर. यानी स्टोन जैसे आप ड्रॉप करेंगे ऊपर से उस होल में तो वो स्टोन सेंटर पे आएगा और रुक जाएगा. ओके तो सेकंड ऑप्शन है द स्टोन रीचेस द अदर साइड ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप देयर. तो स्टोन जैसे हमने यहां से ड्रॉप किया वो दूसरे साइड में आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा. ऐसा सेकंड ऑप्शन कहता है. थर्ड ऑप्शन क्या कहता है द स्टोन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ. लास्ट ऑप्शन है द स्टोन रीचेस द अदर साइड ऑफ द अर्थ एंड एस्केप इनटू स्पेस. यानी अगर स्टोन को यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं होल में तो वो पास होके यहां से निकल के वो स्पेस में चला जाएगा. ऐसा फोर्थ ऑप्शन कहता है. आपको क्या लगता है विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम. अब यहाँ पे देखिए जब हम स्टोन कंसिडर कर रहे हैं तो उस स्टोन को कुछ ना कुछ मास होगा. ओके मास होगा. अब उस मास की वजह से ये जो भी अर्थ है उसके ऊपर ग्रेविटी क्रिएट करेगा.
ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे एक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू जी। लेकिन जी की जब हम बात करते हैं, जी इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम जी की बात करते हैं तो जी की वैल्यू हमेशा चेंज होगा। जी की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होता है, एट द सरफेस मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं, ओके, जी की वैल्यू कम होते जाएगा। एट द सेंटर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम कम होते जाएगा। और कहाँ पे जीरो होगा, सो सेंटर पे उसकी वैल्यू जीरो होगा। तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो गया। अब थोड़ा इस इतने पाथ को हम अगर देखते हैं तो उस स्टोन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था वो उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होता है तो क्या पार्टिकल वहीं पे रुकेगा? द आंसर इज दैट नॉट। क्योंकि स्टोन का जो भी मोशन स्टार्ट हुआ है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है यहां तक, सो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू एक्ट हो रहा था, फोर्स एक्ट हो रहा था। भले ही उस फोर्स की वैल्यू कम कम होती जा रही है लेकिन फोर्स एक्ट हो रहा था। अब उस फोर्स के कारण उस पार्टिकल में, ओके, उसकी पार्टिकल का कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन होगा, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन होगा। ओके, यहां से लेके एक्सेलरेशन होगा यहां तक। अगर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है, कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेगा यहां से लेके यहां तक। ओके, अब यहां से लेके यहां तक उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते रहा तो यहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब उस वेलोसिटी के कारण उसको जो भी काइनेटिक एनर्जी मिला है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो वहां पे नहीं रुकेगा ड्यू टू एनर्शिया। अब वो क्या करेगा, उसको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है यहां से लेके यहां तक आते वक्त, तो उस एनर्जी के कारण, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो नीचे जाना चाहेगा। अब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वैसे वैसे यहाँ पे अर्थ जो भी है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन जी की वैल्यू यहां से लेके यहां तक थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाएगा, और यहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगा। ओके, सो यहां से लेके यहां तक उसके ऊपर यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसको वो सेंटर पे लाना चाहता है या अपोज कर रहा है उसके मोशन को। तो यहां से लेके यहां तक जब भी पार्टिकल मूव होगा, ओके, तो उस वक्त इस पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे। अब वेलोसिटी जैसे जीरो होगा, फिर स्टोन यहां पे आके रुक गया। ओके, अब क्या ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है? द स्टोन रीचेस द अदर साइड ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप हियर। आंसर इज दैट नॉट। क्यों नहीं? क्योंकि भले ही यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया है लेकिन उस स्टोन को मास है, और उस मास के कारण वहां पे और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो उस फोर्स के कारण और वो ऊपर आना चाहेगा अप टू सेंटर। तो यहां से लेके यहां तक और फोर्स एक्ट हो रहा है, और उस फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। फोर्स मैक्सिमम यहाँ पे लगेगा और सबसे कम यहाँ पे लगेगा। सो इस तरीके से वो वापस आना चाहेगा, लेकिन जब वापस आ रहा है फिर यहाँ पे उसकी इनर्शिया इतना ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा होगा, तो वो सेंटर पे नहीं रुकेगा, वो फिर ऊपर आएगा। ओके, तो आपने ध्यान दिया होगा इस पूरे प्रोसेस में उस पार्टिकल का जो भी मोशन हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि एक्सट्रीम पोजिशन पे उस पार्टिकल का जो भी फोर्स है वो मैक्सिमम एक्ट हो रहा है। अगर फोर्स मैक्सिमम एक्ट हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगा, और यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगा। और एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो दैट्स व्हाई दैट पार्टिकल या दैट स्टोन execute simple harmonic motion, means option 3 is correct one। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a necessary and sufficient condition for SHM?
ओके, कांस्टेंट पीरियड, ओके टाइम पीरियड उसका कांस्टेंट होना चाहिए। क्या ये कंडीशन है? द आंसर इज दैट नॉट, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल है, किसी पार्टिकल का यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसका टाइम पीरियड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, बट इट इज नॉट अ टू एंड फ्रो मोशन। ओके, यहाँ पे उस पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके एक्सेलरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में जो भी मोशन हो रहा है इट इज अ पीरियोडिक, बट इट इज नॉट ए एसएचएम। सो ये ऑप्शन गलत है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब भैया इसमें जो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल नॉट सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका हो रहा है mv स्क्वायर बाय आर, तो वो कांस्टेंट है, तो ये भी गलत है। प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये एक हो सकता है प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, सो दिस इज अ करेक्ट वन। ओके, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अगर वहां पे है तो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सो देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ इज मोस्ट सुटेबल वन और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर एसएचएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, एक्सेलरेशन जो भी है उस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है, इज ऑलवेज जीरो, नहीं, वो कंटिन्यूसली वैरी होगा। कहाँ पे जीरो होगा? मेन पोजीशन पे। ऑलवेज कांस्टेंट, नहीं, वो वेरी होता है। मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, सो दिस इज द करेक्ट वन। मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी जो भी वैल्यू होगा इट्स अ जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो भी एक्सेलरेशन होगा, ओके, सो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है यानी मीन पोजीशन पे है, तो उस केस में एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। सो ये करेक्ट नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल moving in SHM at any instant is given by y is equals to a sin omega t. The acceleration after time t, जब t की वैल्यू t by 4 हो चुका है, t by 4 सेकंड, where t is a time period. Okay, ऑप्शन ए ओमेगा, ऑप्शन बी ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, ऑप्शन सी ए ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन डी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम टी बाई फोर इतना टाइम पीरियड होने के बाद। अब सबसे पहले आपको देखना है उस इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या बताता है हमें? सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए, जब भी किसी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, अगर ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस वन इज अ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल का मोशन यहां से स्टार्ट होता है तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल का मोशन यहां से स्टार्ट होता है, मोशन यही से स्टार्ट होगा, लेकिन हम जो टाइम नोट डाउन करते हैं ना, अगर वो पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे उस वक्त हमने टाइम स्टार्ट किया, तो उस केस में जो भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा, सो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ओके, सो अब यहां पे दिया है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मींस मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है? मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। मोशन मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मैं रिपीट करता हूं दोनों केस में, लेकिन हम टाइम नोट डाउन कब से स्टार्ट कर रहे हैं? जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे था एसएचएम करते हुए, तब हमने वॉच स्टार्ट किया, सब तब हमारा टाइम स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो था। ओके, सेकंड केस में भले ही पार्टिकल यही से मोशन स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा उस वक्त हमने टाइम अगर स्टार्ट करते हैं तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, सो अब अकॉर्डिंग टू गिवन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मींस मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब एक ऑसिलेशन हम कैसे काउंट करते हैं? तो एक ऑसिलेशन हम, अगर मोशन यहां से स्टार्ट होकर यहां तक गया पार्टिकल, फिर वापस यहाँ पे मेन पोजीशन पे आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस आया, तो इसके लिए इस पाथ को ट्रेवल करने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी। इट इज कॉल्ड एज एन
टाइम पीरियड। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 स्लॉट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्लॉट सेक्शन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्थ सेक्शन। अब चारों में जो भी सेक्शन में ट्रैवल करने के लिए जो भी टाइम लगेगा वो इक्वल होगा। तो हर एक सेक्शन के लिए यहां से लेके पार्टिकल मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम एंड तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा दैट शुड बी इक्वल टू टी बाय 4। अब इनका कहना है द एक्सेलरेशन ऑफ द आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी बाय 4 इज, तो पार्टिकल का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, टी बाय 4 सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पे पहुंचा है। मीन्स पार्टिकल कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड पे है। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, y हो चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो भी ये होगा, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगा उस केस में इट्स अ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। अगर यहां पे होता पार्टिकल तो हम ए ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि इस साइड डिस्प्लेसमेंट जो भी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, सो इस केस में ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, अ बॉडी executing simple harmonic motion has a maximum acceleration equal to 24 meters per second square, ये होगा maximum acceleration, and maximum velocity equals to 16 meter per second. The amplitude of simple harmonic motion is, हमें यहाँ पे a max दिया है और v max दिया है, हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। बहुत इजी है, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन कौन सा आएगा बेटा, तो क्या क्या दिया है सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे ए मैक्स इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है, इट्स अ ओमेगा स्क्वायर ए, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज गिवन, विच इज इक्वल्स टू 24। इसकी वैल्यू दिया है 24, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। और वी मैक्स विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए, विच इज इक्वल्स टू 16। ओके, अब ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, ए मैक्स और बी मैक्स। हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। अगर डिवाइड कर ले तो ए गेट कैंसल, सो एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट इज रिमेनिंग, ओमेगा इज इक्वल्स टू 24/16 इज इक्वल्स टू 3/2। अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता चल गया 3/2। ओमेगा क्या है, हमें क्या ओमेगा फाइंड आउट करना था, नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी मैक्स में। सो वी मैक्स, फिर से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ओमेगा ए, ओके, विच इज इक्वल्स टू, ये वी मैक्स की वैल्यू 16 है, ओमेगा की वैल्यू कितना है 3/2 इंटू ए, सो विच इज इक्वल्स टू 16। तो ए की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, सो ए की वैल्यू होगा इट्स अ 32/3 मीटर। सो 32/3 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को रीड करते वक्त सही से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दबाजी में क्या होता है कि जो मेन वर्ड है वो छूट जाता है। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स सेम, या ये सही स्टेटमेंट है एसएचएम के लिए। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ऑलवेज डायरेक्टेड, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ये भी सही है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजिशन, ये भी सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, भैया इक्विलिब्रियम पोजिशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू उस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है वो 0 होता है, वो मैक्सिमम नहीं होता है। तो ये करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम is executing simple harmonic motion
with amplitude of 0.5 meter and periodic time of pi by 5 second. The maximum value of force acting on particle is okay. तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा. अगर एक्सेलरेशन मिलता है तो एक्सेलरेशन को हम मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा. ओके, सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है, मैं कैपिटल ए कंसिडर करता हूँ 0.5 मीटर. उसके बाद पीरियडिक टाइम दिया है कैपिटल टी, इट्स अ पाई बाय 5 सेकंड. हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स यानी ए मैक्स फाइंड आउट करना है. तो ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा मैक्सिमम फोर्स के लिए? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए. अब ओमेगा की वैल्यू कितना है पता नहीं है, सो टी की वैल्यू दिया है, सो 2 पाई अपॉन टी उसका स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इनटू ए. सो दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन टी की वैल्यू कितना है, सो पाई अपॉन 5. ओके, सो पाई स्क्वायर अपॉन 5 को मैं ऊपर ले लेता हूं, 5 का स्क्वायर होगा, अब वो 25 बनेगा 25. ओके, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर ऊपर बच गया था, हाँ 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर की वैल्यू होगा पाई स्क्वायर अपॉन 25 और ऊपर चला जाएगा इनटू ए. और ए की वैल्यू कितना है 0.5. सो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे पाई स्क्वायर गेट कैंसल. सो दिस इज इक्वल टू ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5. सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50. एक्सेलरेशन है सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. सो ए मैक्स की वैल्यू हमें मिल चुका है. सो ए मैक्स इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फोर्स. तो फोर्स की वैल्यू कितना होगा, सो मास इनटू ए मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स. सो दिस इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितना दिया है 10 ग्राम दिया है. ओके, 10 ग्राम दिया है तो ये हो जाएगा 0.01 kg मल्टीप्लाइड बाय 50. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 न्यूटन. अब 0.5 न्यूटन, या ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ओके, सो बहुत सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्प्लेसमेंट of an oscillating particle varies with time. Okay, according to the equation y is equals to sin pi by 2 bracket में t by 2 plus 1 by 3. The maximum acceleration of the particle is approximately. हमें a max फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो a max का फॉर्मूला क्या है, सो a max का फॉर्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू a. अब जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया है इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना है 1 है. ओके, और ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा, अगर ये पाई बाय 2 को मैं अंदर लेता हूं तो यहाँ पे पाई टी अपॉन 4. तो टी का जो भी कोएफिशिएंट है इट्स ओमेगा. सो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे बनेगा इट्स अ पाई बाय 4. ओके, दिस इज द ए मैक्स इनटू ए की वैल्यू 1 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 16. सो दिस इज इक्वल टू सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 अपॉन 16. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 के पास में आना चाहिए, क्योंकि ये 9 पॉइंट समथिंग आता है. तो 0.62 यहाँ पे आंसर दिया है 0.62. ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. क्योंकि ये जो भी वैल्यू आ रहा है 1 से कम आ रहा है, तो 1 से कम एक ही ऑप्शन है, दैट्स ऑप्शन डी. 0.6 तक कुछ तो आएगा, तो ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी. लास्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल एग्जीक्यूट linear simple harmonic motion with an amplitude of 2 centimeter when the particle is at 1 centimeter from the mean position. The magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration when its time period is in second is.
ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड दिया है. ओके, when the particle is at 1 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equals to. Okay, so यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें. यहाँ पे जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इट्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे बाद में, ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. अब इनका कहना है कि जब डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल का 1 सेंटीमीटर हो चुका है, यानी x इज इक्वल टू, अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस वक्त इन दोनों की वैल्यू सेम हो रहा है. तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिया है, पॉजिटिव लिया है. ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. तो ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बचेगा, एक ओमेगा कैंसिल हो रहा है. ओके, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ ये 1 का स्क्वायर माइनस कर लिया हमने, या दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा. अब एम्पलीट्यूड भी दिया है, कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो ये 2 सेंटीमीटर अगर मैं डाल देता हूं यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सो 3 इज इक्वल टू ओमेगा. सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 3 आ चुका है. लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. अब ओमेगा की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इजीली टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? सो ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है? सो ओमेगा is equals to 2 pi upon t. So t is equals to 2 pi upon omega. अब ओमेगा की वैल्यू कितना है बेटा? 3 आ चुका है. सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 pi upon 3. ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया. क्या गलत हो गया देख लेते हैं हम. ओके, सो यहाँ पे हमने थोड़ा गलत कर दिया. तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा है. अगर स्क्वायर रूट हटा देते हो तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा. तो ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 आएगा. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रूट 3 आएगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. देखिए छोटी गलती है जो मेरी तरफ से हुई थी. ओके, जिसके कारण आंसर गलत हो गया है. सिर्फ यहाँ पे हमने स्क्वायर करना भूल गए थे. ओके, सो ये था 10वां क्वेश्चन जिसको कर लिया हमने सॉल्व. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हम फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स के ऊपर ऐसे ही एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे. जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.